आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद यूनुस भाई। यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक 3 दिन बिताए हैं। 3 दिन बिताए। 3 दिन बिताए, 3 रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी। बिल्कुल। तो 3 रातें मैंने ओवरनाइट स्टूडियो में किया बिताई हैं। सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया तो बचपन जो है आलोक आपका वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है। ये चस्का कहाँ से लगा था? बचपन बड़ा मजेदार है। मेरा बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा। तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी। अच्छा। हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी। तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था। तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको बेताल बोलते थे उस समय में, बिल्कुल, मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर। तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल। ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी। वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे बाहर से लेने जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया, बाल भारती, राजा भैया, कई किताबें, ढेर। और पराग तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी। मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे। जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहाँ एक आजादी थी उस घर में। तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए। तो वहाँ मायापुरी भी थी, वहाँ माधुरी भी थी, वहाँ फिल्म फेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी। और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहाँ से उठा के ले आता था मेरे पास। और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था। तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी। बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था। पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था क्योंकि
थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम में, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुध छोड़ के पढ़ने लगते हैं, कोर्स की किताब के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के, फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लग गए हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था जरूरी तौर पे हो रहा था कि एक और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था। पापा जी को थोड़ा बहुत था। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे, या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे? नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी, बिल्कुल, उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था। तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में, बिल्कुल, तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी। तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिंटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था। बल्कि रशियन किताबें भी जो लोक कथाएं में हिंदी अनुवाद आया करते थे वो भी मौजूद रहे होंगे। हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं, बिल्कुल, रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां, बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन, हाँ मुल्ला नसरुद्दीन था, एक बहुत अच्छा राधुका प्रकाशन, हाँ राधुका प्रकाशन, और उसमें एक कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ नाजानू की कहानियां, और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी। तो वो ऑलमोस्ट पोपाई के जैसा था, मगर काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये। तो इनकी भी उपलब्धता थी, और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी। क्या बात तो है। मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, मेरी सबने पढ़ी, बिल्कुल। तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो कौन सा गाना होना चाहिए? बचपन के दिन भी क्या दिन थे। क्या बात है, सुनते हैं। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली
बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे, और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ? तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था। मतलब बहुत ही लेट आया। बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था। टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। अरे हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई। लेकिन ये प्राण नाम 2 जगह चलता था। हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रा 01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है। हाँ। और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय। तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में, वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं बहुत लंबे समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था। मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स। बिल्कुल। तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो। नहीं, मुझे ऐसा लगता था। ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा दिख जैसा रहा है। हाँ, जैसी जिसकी नजर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे। वो कार्टून्स बनाते थे। ओके। हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आगे थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं। तो उस दौर के कौन-कौन से नामों से आप परिचित हुए? अब बहुत सारे असल में। तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि लीफॉक फैंटम लिखते हैं और साइबेरी उसको ड्रॉ करते हैं। हालांकि उनसे पहले विल्सन मैककॉय और बहुत सारे लोग थे। पहले ही बॉक्स में नाम आता था। हाँ, पहले बॉक्स में नाम आता था लीफॉक, साइबेरी करके। फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रिक भी लिखते हैं। फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं। रिपकर भी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं। बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा। अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है? नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में। 4-5 साल का रहूंगा तो मैंने, जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांतः सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार
नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे। ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक्स से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहा हूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूं और मैं ये भेज सकता हूं छपने के लिए। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था। और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेके भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया। संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए। लिफाफा भेजते थे? लिफाफा भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा, टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था जी। तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे। शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा। मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए। मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ताउम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में। और सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था। लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, है ना। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। तो आप लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन। कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था। तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्र्यंबक शर्मा, उनको मैं त्र्यंबक भैया बोलता हूँ अब। तो त्र्यंबक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ। एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ। कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडीगढ़ गए पहले ही दिन, पहले ही कार्टून गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे। उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक। लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था। और वो भी भिलाई में। तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपए, चाहे जितने भी कार्टून। तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा, क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी। तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। यस। हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे। अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहाँ भागना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था। हाँ, तो 2 सेट में, और वो बड़ा महंगा लगता था। 56 रुपए बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपए मिल रहा था महीने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था महीने। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की। क्या बात है। लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे? मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा। मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी। अच्छा। तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए, अपनी बड़ी होनी हाँ, चाहिए। एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की। मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे। कितने साल चलाई? वो हमने चलाई करीब 4 साल। अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत? हाँ, मतलब देखिए, जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में। तो वो एक अपने आप में एक अलग कहानी, अलग कहानियां हैं। वो एक अलग, मेरे ख्याल से
वो हमारा मालगुडी डेज है। बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया? अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी। लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था। तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बालहंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके। तो मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है, बहुत ज्यादा रकम, बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? मामला पढ़ाई कौन करेगा? अच्छा, फिर मैं 9वीं में फेल हो गया। अरे बाप रे बाप। हाँ, मतलब ये तो बम गिर गया, तबाह हो गया मैं। अच्छा, तो 9वीं में मैं फेल हो गया। मुझे समझ नहीं आया। आगे की कहानी सुनेंगे, आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। चलिए। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। 9वीं में आप फेल हो गए? 9वीं में मैं फेल हो गया। ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी? उम्मीद तो कोई नहीं रखता है, हाँ, कि फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। मतलब पढ़े नहीं थे?
नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पूरा 9वीं कैसे गया, मुझे नहीं पता है। वैसे 9वीं होता भी फिसलदार मैदान ही है। 9वीं को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा 10वीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे। तो स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है 9वीं को टफ बना दिया नहीं, और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया, होश में आ जाओ। नहीं, वो तो आप हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पैंट था, फिर फुल पैंट आया। तो फुल पैंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास 9 का एक लड़का है जिसका हर महीने कहीं ना कहीं कुछ छप रहा है। तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हम हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पे कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो 9वीं में मैं फेल हुआ उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो। क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे 1 साल आगे चले गए। अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है 1 साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे। सबको पता है आप 9th में थे। पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप 10वीं नहीं गए, आप वापस 9th रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा। एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका। उसमें बच्चे की गलती है नहीं है, हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता। हाँ, वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो। तो स्टिग्मा तो आ गया था और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो। तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है अभी तक, आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते। नजरें कैसे मिलाएंगे। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें। तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे 1 साल। देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है। घर वालों का एटीट्यूड क्या था? कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया। क्या काम था वो? मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है वो मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे। अच्छा, हाँ, ये सब चल रहा था। और ये सब चल रहा था, उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर। तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9 में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रिवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक बच्चा फेल होता है उस बच्चे तो वो अपने आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है। उसके ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
लिखा था ये आपने? ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं। हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 9th में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि 9th में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहाँ वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए। 1-2 पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक 2 बार फेल होना या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई है लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पाके निकल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे, और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी? ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद। अच्छा, 9th सेकंड ईयर। ये एक तरह की राहत थी। तो मेरा जो सेकंड ईयर था, उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल। तो घबराहट नहीं थी। हाँ। तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में। हाँ। क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स। दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकेंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था। मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में। अच्छा। हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो रही थी उसी शहर में। क्या बात। हाँ, तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी। आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे, आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-8 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का। तो एक नए सिरे से बनने की तैयारी थी। जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी। बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया। सुपर कमांडो की पहली किताब। हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी वो। और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ एक गाना सुनते हैं। जी बिल्कुल। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी।
हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी। छोटा सा साया था आंखों में आया था। हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था। हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला। है ना। है जिंदगी गले लगा ले। गले लगा ले। गले लगा ले। ओ गले लगा ले। मुंबई कैसे आ गए आप लोग? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी। धीरे धीरे करके। और मेरी पीढ़ी मेरे ख्याल से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक। और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज़ को खुद करके ना देखूँ, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीज़ें। कार्टून्स छप रहे थे, लेकिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर.के. लक्ष्मण से। अच्छा। तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में 2 बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर.के. लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा प्लान बी क्या होता है? तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे? तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर.के. लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया।
मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती। सुबह छपता है, शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देखे आता था, कभी छप जाते थे, कभी नहीं छपते थे। कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है, कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से। तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था। इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था, क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था। वाह। और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्राण की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है। ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे आर.के. लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूँ उससे अटैच भी हूं और डिटैच भी हूं। अटैच हूं जब तक मैं उसको बना रहा हूं, डिटैच हूं द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूं। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था। कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तक मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके। अरे वो कहीं मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं। मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे। तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई सिस्टमैटिक मामला नहीं था, स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी। उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में। मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और जो कोर्सेज थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे, भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम अताबिरा है। मतलब वहां आप आलोक शर्मा अताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गांव था वो। तो उसके लिए उस गांव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था। तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए ही नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम खां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था। ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोला कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ। और सैंपल कोई मांगे मुझसे, मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ये हमारा। बिल्कुल, बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद
मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया। वाह वाह वाह। तो पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार मौजूद में थे। तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था, क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियां पसंद आने लगी। उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पे हम लोग ड्राइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। तब तक मैं लिखता नहीं था। गौथम कॉमिक्स था, गौथम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना, वो पूरा रस निकल जाता है। अब वो काम बन जाता है। yes. कि आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं। ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स, मंगा जिनको बोलते हैं, मंगा मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मंगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मंगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक। अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं। तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। थोड़े सुकून वाले गाने होते थे। बिल्कुल। क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सायानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया। वो प्रोग्राम ठीक हो गया और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने, लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के और दिन बढ़ गए इसके बाद? नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है। सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के, मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई 1 पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ की है रेडियो में आपके यहाँ आके। लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया 1 पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं? मैंने कहा हाँ। तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं
वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है, वो करेक्ट, हाँ, चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा। यहाँ एक गाना सुनते हैं, लिफ्ट करा दे। अदनान समी की आवाज।
ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के मेहमान।